ओके देखो सारी बात कहां से स्टार्ट होती है, फंक्शन जो है वो सेकंड चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट है। तो एक्चुअली स्टार्ट कहां से होता है, सेट से स्टार्ट होता है। सेट क्या होता था, सेट होता था एक वेल डिफाइंड, इट इज अ वेल डिफाइंड सेट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बेसिकली, वो हम सेट में पढ़ते हैं। ठीक है, अब सेट जो जब हम पढ़ते हैं तो सेट के बाद हम क्या पढ़ते हैं, जैसे हमने सेट पढ़ लिया, जैसे कोई भी सेट हो गया, लेट अस सपोज वॉवल्स का सेट हो गया, ए ई आई ओ यू। ठीक है, फिर ये एक सेट है, फिर कोई और सेट होगा, मान लो कोई और सेट है, ये सेट मान लो ए है, कोई सेट बी है। अभी मैं पुराना रिव्यू कर रहा हूं, फंक्शन कहां से लिंक्ड है वो लिंक आपको बताने जा रहा हूं, फिर हम फंक्शन की डेफिनेशन पे आएंगे। ठीक है, मान लो कि अच्छा जो दूसरा सेट है, और वो दूसरा सेट आपके पास मान लो ऐसे करके है 1 2 3 4, उसमें 4 एलिमेंट्स हैं, दो सेट हो गए। फिर हम डिफाइन करते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेट के बाद हमने रिलेशन वाला चैप्टर, ये चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद फिर रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि दो सेट्स का मल्टीप्लिकेशन। लिखते कैसे हैं, A1 मतलब पेयर बनाएंगे, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स के एक एक के साथ पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे पेयर्स बनेंगे, बहुत सारे पेयर्स बनेंगे। ठीक है, वो सारा का सारा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन। ठीक है ना, और इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर सबसेट है रिलेशन। और फंक्शन जो है ना, फंक्शन इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन, फंक्शन इज अ काइंड ऑफ रिलेशन, लेकिन वो कुछ रूल्स एंड कुछ हम उसमें कंडीशंस डालेंगे। तो अगर हम रिलेशन के ऊपर कुछ कंडीशंस डालते हैं तो वो फंक्शन बन जाता है। समझ लो बात को। ठीक है, तो अब लिखो डेफिनेशन, लिखो फंक्शन की। Let capital A and capital B be two non-empty sets. Let capital A and capital B be two non-empty sets. And small f, स्मॉल f जो है वो फंक्शन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंड स्मॉल f इज अ रिलेशन, स्मॉल f इज अ रिलेशन विच एसोसिएट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, which associates each and every element of set A uniquely with the elements of set B, which associates each and every element of the set A uniquely with the elements of set B, then small f is called as the function. Then small f is defined as the function. ठीक है, अंडरलाइन करेंगे विच एसोसिएट्स ईच एंड एवरी एलिमेंट, इसको ईच एंड एवरी को अंडरलाइन कर लो, ईच एंड एवरी एलिमेंट, और फिर यूनिकली को अंडरलाइन कर लो। ये दो कंडीशंस हैं जो मैंने आपको बोली ना कि भाई जैसे फंक्शन क्या है, फंक्शन एक रिलेशन ही है। ठीक है, लेकिन उस रिलेशन के ऊपर दो कंडीशंस इंपोज होती है। एक ये दो कंडीशन जो आपको अंडरलाइन करवाई, तो अभी मैं उसी को एम्फसाइज करता हूं और समझाता हूं। जैसे मान लो हमारे पास एक सेट है A और हमारे पास एक सेट है B, दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। इसमें हमारे पास है x1 x2 x3 x4 ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, और यहां पर हमारे पास है 1 2 या y1 y2 ले लेते हैं। ठीक है, यहां पे हमारे पास है y1 y2 y3 y4 y5, इस तरीके से हमारे पास है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है जिसमें
ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब वो रिलेशन, ये दो सेट्स हैं, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो रिलेशन जिसमें यहां का हर एक एलिमेंट यहां के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड हो और यूनिकली एसोसिएटेड हो। यूनिकली का मतलब क्या है? तो यूनिकली का मतलब है कि यहां का एक एलिमेंट दो दो के साथ नहीं होगा एसोसिएट, तब यूनिकनेस खत्म हो जाएगी। रिलेशन में तो हो सकता है, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो x1 y1 का भी एक ग्रुप बनेगा, पेयर बनेगा, ठीक है। x1 y2 का भी बनेगा, x1 y3 का भी बनेगा। रिलेशन में तो होता है, लेकिन फंक्शन में एक का, यहां पर जो एक है उसका सामने वाले के किसी एक के साथ ही होगा। जैसे मान लो मैंने x1 को y1 के साथ एसोसिएट करा दिया, x1 y1 बना दिया। अब मैं x1 y2 नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि यूनिकनेस खत्म हो जाएगी। यूनिकली वर्ड जो है उसका तात्पर्य क्या है कि यहां का जो भी एलिमेंट है उसका पेयर एक के साथ ही बनाना है, दो दो के साथ नहीं बनाना भाई। बात समझ में आ रही? ठीक है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि यहां के दो एक के साथ पेयर अप हो जाए, वो चलेगा। यहां के दो एक के साथ पेयर अप हो जाए, अभी यूनिकनेस खत्म नहीं हुई। लेकिन अगर यहां का एक वहां के दो के साथ पेयर हो जाते हैं तो वो यूनिकनेस खत्म हो जाती है। तो मतलब वो सारे रिलेशंस जो दो रूल ओबे करते हैं। पहला रूल कि जो सेट ए है, पहला सेट जो है, जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं ना, ए क्रॉस बी में जो पहला सेट होता है वो ए होता है, ठीक है। तो जो पहला सेट है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबके सब एसोसिएटेड हों, ऐसे खाली ना पड़े हो। पहला रूल ये है, मैंने अंडरलाइन किया है ना, ईच एंड एवरी एलिमेंट। इसका मतलब क्या है? अभी एक जैसे खाली पड़े, अभी फंक्शन नहीं बना, इसको भी एसोसिएट करवाओ, इसको भी एसोसिएट करवाओ। अब यहां पर कुछ भी खाली नहीं बचा, यहां खाली बचना नहीं चाहिए। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट शुड बी एसोसिएटेड यूनिकली विद सम एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट एसोसिएट हो गए, और यूनिकली का मतलब है एक एलिमेंट की इमेज यहां पर ये जो होती है y1, ये सब इमेजेस हैं, ठीक है। जैसे ये y1 हो गया, y3 हो गया, ये y4 हो गया, दीज आर कॉल्ड एज द इमेजेस, ठीक है। तो हम कहेंगे y1 इज द इमेज ऑफ x1, और ये जो x1 x2 x3 x4 है इनको बोलते हैं प्री इमेज, और इनको बोलते हैं इमेज। और फंक्शन को लिखते हैं ऐसे, फंक्शन f इज फ्रॉम a टू b। तो फंक्शन कुछ नहीं है, फंक्शन एक रिलेशन है, लेकिन वो रिलेशन रूल्स ओबे कर रहा है कुछ, और वो रूल्स क्या ओबे कर रहा है? दो रूल्स हैं, यहां पे कोई भी एलिमेंट खाली ना बचे, और दूसरा रूल ये है कि यहां के एलिमेंट वहां के एलिमेंट्स के साथ यूनिकली एसोसिएटेड हो। बात समझ में आ रही? ठीक है। यहां पे खाली रह सकते हैं, ये y2 y4 खाली रह गया, चलेगा, कोई इशू नहीं है, यहां पे खाली रह सकते हैं, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे हैं? हम इसको ऐसे लिखते हैं कि f of x1 is what it is y1, f of x2 is what it is also y1, f of x3 is what it is y5, f of x4 is what it is y3। ऐसे लिखते हैं। मतलब हमने फर्स्ट एलिमेंट से x1 x2 x3 x4 ये एलिमेंट्स लिए, फंक्शन के अंदर घुसाए, तो y1 y5 और y3 ये सब वैल्यूज निकल के आई, ठीक है। ये हमारे पास इमेजेस आ गई, x1 x2 x3 x4 ये प्री इमेज होती है, ये फंक्शन का मेन काम है। अब जिस तरीके से हम रिलेशन में डोमेन, कोडोमेन और रेंज डिफाइन करते थे, वैसे ही यहां पर भी करते हैं, ठीक है। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स। सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको डोमेन कहा जाता है। अच्छा, कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कोडोमेन होते हैं। और रेंज क्या होता है? रेंज होता है वो एलिमेंट सेट बी के जो एसोसिएटेड हैं, मतलब y1 y3 y5, वो रेंज होता है। y2 और y4 रेंज में नहीं आएगा, y2 और y4 किस में आएगा? कोडोमेन में आएगा। आर यू पीपल अंडरस्टैंड दिस थिंग? ठीक है। तो लिखिए, नेक्स्ट टर्म लिखिए डोमेन। लिखिए द सेट कैपिटल A of the function is defined as the domain of the
function is defined as its domain. फिर लिखिए कोडोमेन. The set capital B of the function is defined as its codomain. The set capital B of the function is defined as its codomain. फिर लिखिए रेंज. All the elements of set B, all the elements of set B which are the images of elements in set A, all the elements of set B which are the images of the elements in set A forms the range of the given function, forms the range of the given function. तो इस तरीके से लिखते हैं, देखो इसको df. df मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन. ये फंक्शन f है, ठीक है. फंक्शन f को, फंक्शन f इज फ्रॉम, ऐसे लिखते हैं a to b, ऐसे करके लिखाओ तो ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, ठीक है. ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहां पर भी लिखा मैंने. तो a वाला जो सेट है, डोमेन इज व्हाट, डोमेन इज एक्चुअली a, and this a is what, this a is your x1, x2, x3, x4, and then is codomain. Codomain of the function is what, it is b. So what is b? b is your y1, y2, y3, y4, y5. And what is the range? Range of the function is what, it is your only y1, y3 and y5. y1, y3 and y5. तो जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यहां पर, वो इतनी सी थ्योरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है. जैसे लिखिए examine which of the following relations are functions. Examine which of the following relations are functions. Find out their domain and range. Find out their domain and range. जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें R1 रिलेशन दिया है हमारे को, that is given as 2,1, then 3,1, then 4,2. फर्स्ट पार्ट ये है. सेकेंड पार्ट में यहां जैसे लिख लेता हूं, R2 जो हमारे को गिवन है, that is given as 2,2, then 2,4, then 3,3 and 3,4. और तीसरा मैं यहां पे लिख देता हूं थर्ड पार्ट. R3 जो है हमारे पास, that is given as 1,2, then 2,3, then 3,4, then 4,5, then 5,6, then 6,7. ये हमारे को रिलेशंस गिवन है. आपको याद होगा हम ऐसे रिलेशंस लिखते थे, ठीक. अब हमें ये बताना है इन रिलेशन में से फंक्शन कौन सा है, और रिलेशन में से फंक्शन कौन सा होगा जो दो कंडीशंस को ओबे कर रहा होगा. तो यहां पर आपके पास जो है 2, अगर आप फर्स्ट सेट बनाओ, ये सेट A और ये सेट B, ठीक है, और ये सेकंड सेट है, तो 2, 3, 4 यहां आएंगे, 2, 3, 4 यहां आएंगे, 1, 1, 2 यहां आएंगे, तो 1 एक बार और 2 यहां पे आएगा. तो अब देखो 2 इज एसोसिएटेड विद 1, 3 इज एसोसिएटेड विद 1, 4 इज एसोसिएटेड विद 2. अब देख लो दोनों चीजें हो रही है कि नहीं हो रही. पहली चीज, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स एसोसिएट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं. यूनिकनेस है, बिल्कुल है.
इसका मतलब ये रिलेशन जो R1 है ये फंक्शन है। आगे बात समझ, इतना सा ये डायग्राम बनाना है और इस तरीके से लिख देना, ठीक है। अब डोमेन ऑफ दिस फंक्शन ये 2 3 4 2 3 4 एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज जस्ट 1 and 2। ठीक है, इस तरीके से हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरे में भी फिर ऐसे बना दो, सेट ए और सेट बी बना दो। सेट ए में आएगा 2 2 2 एक बार, 3 3 एक बार, तो एक बार 2 आएगा, एक बार 3 आएगा, फिर यहाँ पे 2 4 3, यहाँ पे आएगा 2 4 3, तो 2 2 के साथ एसोसिएटेड है, 2 4 के साथ भी एसोसिएटेड है, 3 3 के साथ एसोसिएटेड है, 3 4 के साथ भी एसोसिएटेड है। तो क्या फंक्शन है? नहीं है। क्यों? वो यूनिकनेस वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। ठीक है, तो इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन, इट वाज अ फंक्शन। ठीक है, हालांकि हम डोमेन और रेंज अभी लिख सकते हैं, लेकिन अब वो रिलेशन की डोमेन और रेंज कहलाएगी। ठीक है, तो डोमेन होगा 2 3 और रेंज होगा 2 4 3, लेकिन फंक्शन तो नहीं है। ये वाला करके बताओ, इस तरीके से करो फटाफट। तो देख लो एक बार, चेक कर लो, वैसे ठीक बोला आंसर। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 के साथ, 2 3 के साथ, 3 4 के साथ, 4 5 के साथ, 5 6 के साथ और 6 7 के साथ। तो सारे के सारे यहाँ पे एसोसिएट भी हो गए, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि 2 2 के साथ एसोसिएट हो, यूनिकनेस है तो बिल्कुल है। डोमेन रेंज आपने लिख ही दिया होगा। ठीक है, अच्छा अब ये तो बात होगी डोमेन और रेंज की और फंक्शन क्या होता है। अच्छा, अब इसके आगे चलते हैं जरा। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। लिखिए, अ फंक्शन f is from n to n, a function f is from n to n is given as fx is equal to 2x minus 1, is given as fx is equal to 2x minus 1. X is less than or equal to 10.2 and great x is less than or equal to 10.2, बस इतना सा। Find the domain and range of the function. Find the domain and range of the function. मान लो इस तरीके से क्वेश्चन हमने बना दिया। ठीक, अब देखो यहां पे आपको ढंग से देखना पड़ेगा कि ये क्या लिखा है। ये सिंबल्स आपको याद होगा, जब हमने सेट थ्योरी की थी तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये n सिंबल स्टैंड्स फॉर व्हाट? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो यहां पर नेचुरल नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, या फिर होल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि n इज नेचुरल नंबर, मतलब डोमेन भी नेचुरल नंबर है और जो कोडोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है, और कोडोमेन का ही पार्ट होता है रेंज। इनफैक्ट आपने देखा कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। जो रेंज आ रही थी हमारे पास वो कोडोमेन का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, अब इन्होंने बोला x लेस देन और इक्वल टू 10.2 होना चाहिए, और यहाँ पे जो n होता है यही तो x हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो 10.2 से छोटे वाले नेचुरल नंबर्स जो होंगे वो x में, वही हमारा क्या बनेगा? डोमेन बनेगा, क्योंकि x जो होता है वो हम यहां से पुट करते हैं बेसिकली। ठीक है ना, और ये क्या है? ये नेचुरल नंबर है और ये x 10.2 से छोटा भी है, तो इसका मतलब जो डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा वो क्या होगा? वो 10.2 से छोटे वाले जितने भी नेचुरल नंबर्स है, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होंगे, तो अपना डोमेन ये आएगा 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आया ना? नेचुरल नंबर हमने क्यों लिया? क्योंकि n यहां लिखा था। 10 से आगे की क्यों नहीं ली? क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 10.2 लिखा था। दोनों चीजों को कंबाइन कर दिया। अब रेंज अगर निकालनी है, रेंज ऑफ द फंक्शन, अब तो हमारे को यहां पर एक एक वैल्यू डालनी पड़ेगी, एक एक वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है ना? जैसे अगर हमने 1 डाला यहां पे, तो 2 1 2 माइनस 1, वो तो 1 ही आ जाएगा। 2 डाला, 2 2 4 माइनस 1, वो 3 आ जाएगा। 3 डाला, 3 2 6 माइनस 1, वो 5 आ जाएगा। इनफैक्ट एपी आएगा, देखो 135 आ रहा है, ठीक है ना? क्योंकि आपको याद होगा nth टर्म ऑफ एन एपी इज ए एन प्लस बी। वो लीनियर फंक्शन होता है n में, ये भी लीनियर फंक्शन है x में, तो एपी ही आएगा। 10th में भी करते हैं हम, 11th में भी करते हैं, ठीक है? तो 1 3 5, उसके बाद 7 9 11 13 15 17, सबसे लास्ट में जब 10 डालेंगे, 10 2 20 माइनस 1 19, दिस इज द लास्ट वन। 3 4 5 6 7 8 10, ये अपना रेंज आ गया। तो इस तरीके से भी छोटा मोटा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आगे बात समझ में आई? ठीक, अब लिखिए। अच्छा, अब ये जो आपके पास ये डोमेन और रेंज, जब ये रियल नंबर वाले सेट ले ले हम, ये तो नेचुरल नंबर वाले सेट लिए थे हमने, लेकिन अगर ये रियल नंबर वाले सेट ले ले, डोमेन भी रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर, तो उस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं रियल फंक्शंस। सो राइट, नेक्स्ट डेफिनेशन इज रियल वैल्यूड फंक्शन भी बोल सकते हैं या रियल फंक्शंस भी बोल सकते हैं। रियल वैल्यूड लिख दो, रियल वैल्यूड फंक्शंस, रियल वैल्यूड फंक्शंस लिखिए। दोज फंक्शंस in which domain as well as codomain is capital R. Capital R मतलब real number, set of real numbers. In which domain as well as codomain is capital R are defined as a real valued function. Are defined as a real valued function. For example, f is from R to R, ये एग्जांपल लिखना। R to R मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, एंड fx is equal to let us suppose sin x, ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है? ऐसे हम कई सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। तो फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया, अब हम उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ आपको पता है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम बनाते हैं। तो जैसे ये हमारे पास है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास ओरिजिन है, ठीक है? तो ग्राफिकली हम इसको, किसी भी फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो भी डोमेन है, जैसे यहां पे तो रियल नंबर है, यहां पे डोमेन ये है, डोमेन को हम एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है? और रेंज को हम वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एक्स एक्सिस के ऊपर करते हैं डोमेन को, और वाई एक्सिस के ऊपर करते हैं रेंज को। कोडोमेन का कोई काम नहीं यहां पे, ठीक है? जैसे आप यहां देखोगे तो डोमेन 1, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज 1 1 1, तो आप कह सकते हो यहां पे 1, यहां पे 1, ये 1, ये 1, तो ये पॉइंट आ गया, पहला पॉइंट। फिर जब डोमेन का 2 था, दैट वाज एसोसिएटेड विद 3, तो 2 3, तो यहां का 2 और वहां का 3, तो यहां पे ये पॉइंट आ गया 2, 3, ये 1 1। तो एक्स एक्सिस पे हर डोमेन के पॉइंट को हम लिखते रहते हैं, और वाई एक्सिस पे हर रेंज के पॉइंट को लिखते रहते हैं, और ऐसे ऐसे करके यहां पे पॉइंट पॉइंट वाला आता जाएगा।
अब यहां पर तो हम ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि वन और टू के बीच में और कोई पॉइंट हम x का ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि भैया यहां पे उन्होंने पहले ही बोल दिया कि डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है, तो इसलिए यहां पे तो हम इसको ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब 1 और 2 के बीच में जितने भी रियल वैल्यूज है सबके सब यूज होंगे। तो जो सबके सब यूज होंगे तो सबके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसे ऐसे आ रहे होंगे, तो हम फिर ज्वाइन कर देते हैं, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। और जब हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो हमें एक ग्राफ बन जाता है, दैट इज बेसिकली द ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन। बात समझ में आ रही? ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन में लिखिए, ग्राफिकली वी रिप्रेजेंट या वी प्लॉट डोमेन along x-axis. Graphically we plot domain along x-axis and a range along y-axis. अब जैसे अब एग्जांपल्स ये लिखने हैं आपने, ये बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है, ये तो मैंने समझाया। तो मान लो आपके पास कोई ग्राफ है, फंक्शन का ग्राफ है और वो इस तरीके से है, ऐसे करके। तो फंक्शन यहां से लेकर यहां तक इतना सा ग्राफ है। अब अगर पूछा जाए व्हाट इज द डोमेन, तो आपने ये देखना है कि इस ग्राफ की प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे क्या है, ये है 2 से लेकर 4 तक। तो ये 2 से लेकर 4 तक जितने भी नंबर्स हैं ये डोमेन है। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज 2 to 4, 2 और 4 दोनों पे दोनों इंक्लूडेड खुद भी है। समझ में आ रही हो? ठीक। अच्छा, अगर हमारे से ये पूछा जाए कि भाई रेंज क्या है, तो वाई एक्सिस के ऊपर रेंज को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पे वाई एक्सिस में 3 से 7 तक का जो पोर्शन है वो हम ले पाएंगे यहां पे। तो रेंज है इसकी 3 to 7। डोमेन भी पता चल गया और रेंज भी पता चल गया, ठीक है। अच्छा, अगर कभी ऐसे हो जाए, मान लो कोई ग्राफ है इस तरीके से है और यहां पे ऐसे सर्कल है, ठीक है, हॉलो सर्कल है, ठीक है, दिस इज 5, दिस इज 1, दिस इज 4, दिस इज 2। तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस के ऊपर जो प्रोजेक्शन है, मतलब ग्राफ की एक्स एक्सिस के ऊपर जो प्रोजेक्शन होती है ना, उसको ही डोमेन बोलते हैं एक्चुअली। और ग्राफ की वाई एक्सिस के ऊपर जो प्रोजेक्शन होती है, प्रोजेक्शन समझते हो ना, मतलब कि यहां से अगर लाइट हमने फेंकी तो यहां पे ऐसे करके लाइन बनेगी, इसकी शैडो इसकी लाइन के रूप में बनेगी। यहां से लाइट फेंकी तो ये शैडो ऐसे बनेगी, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस इज रेंज, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज डोमेन। लेकिन अब यहां पे इस सर्कल का मतलब होता है ये पॉइंट एक्सक्लूडेड है। तो जब हम डोमेन लिखेंगे 1 से 5, 1 से 5 लिखेंगे, 5 को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ओपन सर्कल जो होता है, खाली सर्कल जो होता है, दैट रिप्रेजेंट्स बट दैट एक्सक्लूजन ऑफ दैट पॉइंट इज नॉट एक्सक्लूडेड। और जब हम रेंज लिखेंगे 2 से 4 लिखेंगे, तो रेंज ऑफ दैट फंक्शन विल बी 2 to 4। लेकिन 2 और 4, अब देखो जब हमने यहां पे 5 को एक्सक्लूड किया तो यहां पे 2 एक्सक्लूड हो जाएगा, क्योंकि वो भी नहीं होगा अपना। तो 2 to 4 में ऐसे, और 4 लेकिन इंक्लूड होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फंक्शन का इस तरीके से होता है। यहां से भी हम डोमेन और रेंज को बता सकते हैं। यहां पर जो है 5 एक्सक्लूड होगा क्योंकि ये पॉइंट एक्सक्लूडेड है, और when x is 5 then y is 2। तो अगर 5 एक्सक्लूडेड है तो 2 भी एक्सक्लूडेड होगा। 5 एक्सक्लूडेड होगा डोमेन में से और 2 एक्सक्लूडेड होगा रेंज में से। तो 5 को एक्सक्लूड किया डोमेन में से, 2 को एक्सक्लूड किया रेंज में से, ठीक है। तो ब्रैकेट कैसी कैसी लगेगी वो आपको थोड़ा अंदाजा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि कोई भी ग्राफ बना दिया जाए एक्स वाई पे
तो वो हमेशा फंक्शन को ही रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम लोगों ने कई टाइप के ग्राफ्स हम सीखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी कर रहे थे तो फिर उसमें हमने स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सारे के सारे ग्राफ्स हम सीखते हैं, ठीक है। तो एवरी ग्राफ इज नॉट अ फंक्शन। अब हम ये सीखेंगे कि हम कैसे पता करें कि भाई अ पर्टिकुलर ग्राफ इज अ फंक्शन। फंक्शन का अब रूल वही है कि भाई यूनिकनेस एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी एसोसिएटेड। जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई ग्राफ है, जैसे हमारे पास स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, कोई भी ग्राफ है, जैसे y इज इक्वल टू मान लो 2x माइनस 1, ऐसे करके कोई स्ट्रेट लाइन है, इसका ग्राफ है। अब x एक्सिस के ऊपर डोमेन है, डोमेन के ऊपर अगर मैंने कोई भी पॉइंट लिया x1, ठीक है, ध्यान रखना जब मैं डोमेन की बात कर रहा हूं तो वो सेट A की बात कर रहा हूं, और रेंज की बात कर रहा हूं तो सेट B की। तो यहां से मैंने x1 उठाया, वो x1 किसी ना किसी y1 के साथ एसोसिएटेड होगा, वो y1 यहां होगा, ये ऐसे करके एसोसिएटेड होगा। क्या ये x1 किसी और y1 के साथ है एसोसिएटेड? नहीं है, एक ही के साथ है ना एसोसिएटेड, इस ग्राफ के हिसाब से एक ही के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ग्राफ ऐसे लूं, जैसे मान लो सर्कल का ग्राफ ले लिया, अब सर्कल का ग्राफ ले लिया, अब अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन यहां से लेकर यहां तक जो होगा, मान लो ये सर्कल है, इसकी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ये 25 की वजह से यहां पे ये 5 आ जाएगा, आपके पास रेडियस आ जाएगा, 5 रेडियस आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा -5, ये आपके पास कितना आ जाएगा +5। तो इसका जो डोमेन होगा, इसका डोमेन हो जाएगा -5 टू +5। हालांकि अभी हम ये चेक करें कि फंक्शन है कि नहीं है। तो डोमेन के बीच में से कुछ भी उठा लो, मान लो हमने यहाँ पे कुछ भी उठा लिया, ये x1 हमने उठा लिया। अब हमें ये देखना है कि ये x1 किसके, ये x1 क्या है, ये x1 है इस सेट A का एक, ये सेट A है, इस सेट A का एक एलिमेंट है x1, और वो सेट B के साथ देखते हैं कहां कौन से के साथ एसोसिएटेड है। वो कैसे पता लगाते हैं, जैसे यहां पर x1 लिया था, फिर यहां से वर्टिकल ड्रॉ किया, वो ग्राफ को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया, तो यहां से भी मैंने वर्टिकल ड्रॉ किया, वो ग्राफ को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां से फिर मेरे को एक हॉरिजॉन्टल ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, और यहां से मेरे को एक हॉरिजॉन्टल ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। यहां पे मान लो मेरे पास आ जाएगा y1, और यहां पे मान लो मेरे पास आ जाएगा y2। तो ये x1 दो जगह पे एसोसिएटेड है, मतलब यहां पे ये y1 और y2 दो के साथ एसोसिएटेड है। तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं होगा। इसका मतलब जो सर्कल की इक्वेशन होती है दैट इज नॉट अ फंक्शन, सर्कल इज नॉट अ फंक्शन, स्ट्रेट लाइन इज अ फंक्शन। तो हम जो भी ग्राफ पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, कहीं भी ग्राफ पढ़ते हैं, एवरीथिंग इज नॉट अ फंक्शन। कैसे पता लगाया जाए? देयर इज अ रूल, ग्राफ को देखते आप पहचान सकते हो उस रूल को अप्लाई करके, ठीक है। दैट रूल इज कॉल्ड एज द वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। क्या है? बड़ा सिंपल सा है। आपके पास कोई भी ग्राफ हो, जैसे मान लो आपके पास साइन एक्स का ग्राफ है ऐसे करके, ठीक है, या फिर आपके पास ये ऐसे करके ग्राफ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का ग्राफ ले लिया हमने। तो जो रूल है वो क्या कहता है, वो वर्टिकल लाइन टेस्ट रूल है, अभी लिखवाता हूं मैं उसको। वो क्या बोलता है? वो बोलता है भी एक वर्टिकल लाइन बनाओ। अब यहां पर वो ग्राफ को एक ही जगह कट कर रही है, और यहां वर्टिकल लाइन बनाएंगे तो वो दो जगह कट कर रही है। तो अगर वर्टिकल लाइन एक ही जगह पे कट करती है तो वो फंक्शन है, और एक से ज्यादा जगह पे कट करती है, 2, 3, 4 कितने भी जगह पे कट करती है, तो वो फंक्शन नहीं है, वो रिलेशन है। जैसे कि यहां पर आप कहीं पे भी वर्टिकल लाइन बनाओगे स्ट्रेट लाइन में, वो एक ही जगह पर कट करेगी, लेकिन सर्कल में तो आप कोई भी वर्टिकल लाइन बनाओगे वो दो जगह पे पक्का कट कर रही होगी। तो अगर वर्टिकल लाइन जो है दो जगह पे कट कर रही है तो वो फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? इस कारण से, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन आई, यहां पे कट करा, यहां पे कट करा, और एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट करा, तो एक्स एक्सिस पे जो x1 है वो दो y के साथ एसोसिएटेड हो जाएगा, तो यूनिकनेस खत्म होगी, तो फंक्शन नहीं रहेगा। इज दिस लॉजिक क्लियर? ठीक है, तो लिखिए वर्टिकल लाइन टेस्ट।
vertical line test. In order to identify whether a given graph is a function or a relation, in order to identify whether a given graph is a function or relation, we draw a vertical line and if it cuts the graph at a single point, we draw a vertical line and if it cuts the graph at a single point, if it cuts the graph at a single point, then the graph is a function as uniqueness exists. Then graph is a function as uniqueness exists. And if it cuts at more than one points, and if it cuts at more than one point, then graph is not a function. Then graph is not a function. ठीक है, एग्जाम्पल्स ये ले लो, ये एक एग्जाम्पल ले लो, ये अपना ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे ऐसे वर्टिकल लाइन बनाना, बोलना ये दिस इज अ फंक्शन। और दूसरा एग्जांपल ये सर्कल का ले लो, तीसरा एग्जांपल ये एक पैराबोला का ले लो। ये लास्ट के दोनों अपने फंक्शंस नहीं है और वो अपना फर्स्ट वाला फंक्शन है। बना लो ये डायग्राम्स, बना लो ये 3 डायग्राम्स, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बनाइए इसको। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए टाइप्स ऑफ फंक्शंस। So we'll study different types of functions। क्या क्या टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं उनको हम एक एक करके देखते हैं। हर फंक्शन को हम स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम उसका ग्राफ और उसका डोमेन रेंज भी बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए आइडेंटिटी फंक्शन। देखो आइडेंटिटी फंक्शन बहुत सिंपल सी बात है। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जो अगर आपने x की जो वैल्यू डाली y की भी वही आ जाए बेसिकली, ठीक है। तो लिखिए एनी फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x इज डिफाइंड एज आइडेंटिटी फंक्शन। Any function of the form y is equal to fx is equal to x is defined as identity function। तो बेसिकली ये क्या है, ये y is equal to x है या fx is equal to x है। इसका ग्राफ कैसा होगा? वेरी सिंपल, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। y is equal to x का ग्राफ कैसा होता है? इस तरीके से होता है, ऐसा होगा, ठीक है। अब इसका डोमेन क्या होगा, क्योंकि ये इंफिनिटी तक ऊपर भी नीचे भी इंफिनिटी तक जा रहा होगा तो पूरी एक्स एक्सिस कवर अप कर रहा होगा। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी कैपिटल R रियल नंबर एंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल डेफिनेटली बी कैपिटल R, क्योंकि ये पूरी वाई एक्सिस को भी कवर कर रहा होगा, ठीक है, इंफिनिटी तक जा रहा होगा। तो सबसे पहला फंक्शन जो होता है दैट इज द आइडेंटिटी फंक्शन। सेकंड नंबर पे लिखिए कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? देखिए एनी फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू कांस्टेंट। एनी फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द कांस्टेंट फंक्शन। मतलब x की कुछ भी वैल्यू बदलते जाओ, y कांस्टेंट रहे, उसको कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिखा y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू लेट अस सपोज 5 ले लिया मैंने। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो आपको पता ही है y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन, अगेन इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है।
अब अगर हम यहां पे डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो ये स्ट्रेट लाइन पूरी एक्स एक्सिस को कवर कर रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस पूरी कवर कर रही है, तो डोमेन तो कैपिटल आर हो जाएगा, मतलब पूरा रियल नंबर लाइन होगा। कैपिटल आर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डोमेन जब आप लिख रहे हो तो इसको माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी भी लिख सकते हैं, डोमेन तो पूरा हो जाएगा। व्हाट अबाउट रेंज, रेंज ऑफ द फंक्शन? देखो ऐसा है, रेंज की जब हम बात कर रहे हैं तो अगर आप देखोगे, आप कोई भी x लो, चाहे आपने x1 लिया तो भी उसकी इमेज क्या आएगी, वो 5 आएगी। अगर आपने x2 लिया तो उसकी इमेज क्या आएगी, वो भी 5 आएगी, क्योंकि भैया कांस्टेंट है ना। तो इसका जो रेंज आएगा वो सिंगलटन सेट होगा, उसमें सिर्फ 5 होगा और कुछ भी नहीं। और आप देख सकते हो कि y एक्सिस पे सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो 5 है, और वो हर x को वही बिलोंग करेगा, तो इसीलिए वो ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, ये इसका ग्राफ होता है। ठीक है, ये सब चीजें पता है आपको। ठीक है, थर्ड नंबर पे आइए, पॉलिनोमियल फंक्शन। ये हम 10th में भी करते हैं, यहां पर भी है। तो जो डेफिनेशन वहां पे थी वो यहां पर भी है। लिखिए, अ फंक्शन f from r to r, ऐसे करके लिखना है। A function f from r to r is said to be a polynomial function if for each x belonging to capital R, मतलब x belonging to capital R कौन से वाला, पहले वाला, each x belonging to the domain, each x belonging to capital R, y is equal to fx, y is equal to fx is equal to a naught x to the power of n plus a1 x to the power of n minus 1 plus a2 x to the power of n minus 2 plus a3 x to the power of n minus 3। आपको याद होगा वैसे करके हम पॉलिनोमियल डिफाइन करते थे 10th क्लास में। ठीक है, डैश 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 a3 अप टू, फिर लास्ट में आ जाएगा an x to the power of n minus n, that will be x to the power of 0, that is 1 actually। है ना, where y is equal to fx is this, where n is a non-negative integer, जो n है, where n is a non-negative integer, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, where n is a non-negative integer and coefficients a1, a2, a3 dash 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 up to an belongs to real numbers। ये जो a0, a1, a2, a3 है, ये सबके सब रियल नंबर्स होने चाहिए, इमेजिनरी ना हो जाए कहीं। ठीक है, तो जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया, वो सारे इंटीजर्स जो कि नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हो। नॉन नेगेटिव में 0 भी आ जाता है। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 100, ये सब नॉन नेगेटिव और इंटीजर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि 10.4 हो जाए, वो इंटीजर नहीं है, तब पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा, इंटीजर होना चाहिए। फिर पॉलिनोमियल फंक्शन कई टाइप के होते हैं। ठीक है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1 हो गया, उसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। सॉरी, डिग्री 0, अगर डिग्री 0 हो जाए, डिग्री मतलब n0 हो जाए, तो उसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1 हो गया, उसको लीनियर फंक्शन बोलते हैं, जो कि ऐसे स्ट्रेट लाइन थी पहले भी हमने बनाया, वो लीनियर फंक्शन हो गया। फिर पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। फिर डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल फंक्शन की है। ठीक है, तो अब हम उसी टाइप के पॉलिनोमियल फंक्शंस को आगे कर रहे हैं कि किस किस टाइप के पॉलिनोमियल फंक्शंस हमारे पास है। तो लिखिए, क्वाड्रेटिक फंक्शन ना, स्ट्रेट लाइन तो क्या करना, स्ट्रेट लाइन तो आसान ही है। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है, एनी फंक्शन ऑफ द फॉर्म fx is equal to ax square plus bx plus c where a is not equal to 0 is a quadratic function।
ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे ढंग से आता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ 10th क्लास में बहुत अच्छे ढंग से किया आता है, ठीक है। और +1 में भी पैराबोला जो होता है दैट इज बेसिकली क्वाड्रेटिक ओनली, ठीक है। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल लूंगा, उसका ग्राफ भी आसान है। अगर मैं fx इज टू जस्ट x² ले लूं तो उसका ग्राफ कैसा होता है, अपवर्ड शेप पैराबोला लाइक दिस। बेसिकली आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, y = x² या x² = y। x² = y का ग्राफ कैसा होता है, अपवर्ड शेप पैराबोला लाइक दिस। तो इस पर्टिकुलर का अगर मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन वो पूरा नंबर लाइन को करेगा क्रॉस, तो दैट विल बी कैपिटल R, एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन वो 0 से इंफिनिटी तक करेगा, दैट विल बी 0 to इंफिनिटी। क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस पे तो नहीं है ना ग्राफ, नेगेटिव y एक्सिस पे है नहीं, तो वो रेंज में आएगा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी बोल सकते हैं इसको। ओके, फिफ्थ पार्ट करते हैं, क्यूबिक फंक्शन। इसका भी मैं वो ग्राफ जो 10th क्लास में करते हैं वो यहां पे आपको बता रहा हूं। क्यूबिक फंक्शन कैसे आएगा, y = x³। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, और भी हो सकता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो इसका ग्राफ कैसा होता है, देखो ऑफ कोर्स आपको एक टेबल थोड़ा बनाना चाहिए। जैसे अगर हमने यहाँ पे x ये x है, ये y है, अगर हमने x0 रखा तो y भी 0 आएगा, अगर हमने x1 रखा तो y भी 1 आएगा, अगर हमने x2 रखा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 आ जाएगा, 3 रखा, 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 27 आ जाएगा। कुछ नेगेटिव नंबर्स भी आप रख सकते हो, जैसे मान लो आपने -1 रखा तो फिर -1 आएगा y का वैल्यू, -2 रखा तो -8 आएगा। तो हम यहाँ पे पूरे रियल नंबर्स रखते हैं, जैसे 0 ये है, 1 ये है, 2 ये है, -1 ये है, -2 ये है। अगर आप ध्यान से देखोगे 0 पे 0 तो ये पॉइंट हो गया, 1 पे 1 तो 1 पे 1 ये पॉइंट हो गया, 2 पे बहुत वैल्यू बढ़ गई, 2 पे 8 काफी ऊपर चला गया, और -2 पे -8 तो -2 पे -8 काफी नीचे चला गया। बस मैं बहुत ज्यादा नहीं बना रहा हूं, इतने से बना रहा हूं, ठीक है। अच्छा, -1 पे -1 ये आ गया। इन सब पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें इस तरीके से, ऐसे करके ग्राफ बनता है इसका, y = x³ का क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। ठीक है, ठीक है, बस आज के लिए इतना काफी। अभी कुछ बचे हैं, रैशनल फंक्शन, मॉडुलस और जिंट फंक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट है, वो कल करते हैं।